नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। हिमाचल में बारिश और नुकसान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल बरसात के चलते कुल्लू को मंडी से जोड़ने वाला हाईवे 2 दिन से बंद है। 120 साल पुराने शिमला कालका हेरिटेज रेल ट्रैक के नीचे से जमीन गायब हो गई है। ट्रैक बंद करना पड़ा है। राज्य में अब तक करीब 10,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। ये दोनों वीडियो कीरतपुर मनाली हाईवे के हैं। पहले चमचमाती सड़क थी, अब वह सड़क अदृश्य हो चुकी है। उसके दरके और धसे हुए हिस्से नदी में गिरकर किसी और सफर पर निकल चुके हैं। जिनको इमरजेंसी होगी वे भी अभी उफनती धार और संकरी जगहों के बीच रास्ता निकाल रहे हैं। मजबूरियां हैं पर खतरा भी बहुत है। गायब होती सड़कें जो सवाल छोड़ गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत वाली 4 लेन सड़क बनते ही बर्बाद क्यों हुई? क्या सड़क सिर्फ बरसात और लैंडस्लाइड के चलते तबाह हुई? क्या सड़क बनाने में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? इनके डिजाइन को लेकर कोई समस्या थी या फिर सड़क बनाने के लिए पहाड़ काटने का तरीका गलत था? इन्हें ऑल वेदर सड़क क्यों बताया गया? हमारी रिपोर्टिंग टीम ने हिमाचल की अलग अलग जगहों पर लोगों से ये समझने की कोशिश की कि क्या इस परियोजना को लेकर पहले से ही सवाल थे। कीरतपुर मनाली की अगर हम बात करें, आपका जितना भी कटिंग हुई है वो कटिंग जो है बिल्कुल जो है 90 डिग्री एंगल पे कटिंग की, और उसके बाद उस कटिंग का जो है, जबकि वो स्टेप कटिंग होनी चाहिए। हमारे 45 डिग्री पे जो जितने रोड्स हैं वो बिल्कुल सेफ है। अब आप देखो पुराने रोड जो 90 डिग्री पे कटा हो तो कभी ना कभी गिरेगा ही, और वो ऐसा ही हाल हुआ। साइड में नाली बननी थी 1 मीटर की, अभी तक 1 मीटर की नाली नहीं बनी है। पानी आ रहा है वो सड़क पे आ रहा है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शिमला नगर निगम के पूर्व डेप्यूटी मेयर टिकेंद्र सिंह पंवर ने जुलाई में परमाणु थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड पर संगीन इल्जाम लगाए गए। पहाड़ को कभी वर्टिकल नहीं काटते हैं और पहाड़ को हमेशा टेरेस में काटा जाता है ताकि मिनिमम लॉस हो पहाड़ को। और 1 महीना तबाह हो गया और हमने कैलकुलेट किया ये करीब 500 करोड़ के आसपास नुकसान हो गया है। तो और जाने गई है, पिछले कल भी गई हैं और हाईवे की वजह से बहुत सारी जाने गई हैं। तो ये मतलब क्रिमिनल नेग्लिजेंस से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अभी हम इसको कल्पेबल होमिसाइड की बात कह रहे हैं। कहा है गवर्नमेंट को आप इसकी कॉग्निजेंस लीजिए और अगर नहीं लेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये सच है, कीरतपुर मनाली 4 लेन रोड सेंटर का प्रोजेक्ट है। इसका कंस्ट्रक्शन भी केंद्र सरकार करवा रही है, लेकिन पहाड़ अगर गलत तरीके से काटे गए, लैंडस्लाइड और नुकसान अगर इसी वजह से हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? एक्शन कब होगा? हिमाचल सरकार क्या कह रही है? नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे बना रही NHAI के खिलाफ एक केस मंडी सदर थाने में भी दर्ज हो चुका है। 11 अगस्त को कुल्लू के पास 6 मील में लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान वहां से गुजरती कार चट्टान की चपेट में आ गई। हादसे में मां और उसके 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। NHAI और प्राइवेट कंपनी KMC पर केस दर्ज कराया गया। लोकेशन पे वो हुआ है स्लाइड, वहाँ पे कोई काम नहीं किया गया था NHAI के द्वारा। वहाँ नेचुरल स्लाइड आ रखी थी, उसको हमने ऑलरेडी काफ़ी हटाया था। और वहाँ पर हमने जो है लाइट्स भी लगा रखी थी रात में, फ्लड लाइट्स, जिससे कि वहाँ पे पता रहे कि पत्थर कब आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रखे थे। वहाँ पुलिस पर्सनल्स प्रेजेंट थे जो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे। वो देखकर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे कि यहाँ से 1 गाड़ी निकलनी है, 2 गाड़ी निकलनी है। तो इस तरह से नेचुरल डिजास्टर को किसी एक पर्सन के ऊपर ब्लेम करना, दैट इज नॉट करेक्ट। इल्जाम है तो सफाई भी है, लेकिन जान लीजिए कि ये मसला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोगों की जिंदगी, हमारा आपका पैसा और देश की सुरक्षा तीनों से जुड़ी हुई है।
पैदल चले, भारी मुश्किल से पहुंचे जी। यहाँ मेरे भाई एक्सपायर हुए, तभी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब ये सड़कें विकास की मिसाल थी। आज ये हाल है मंडी से मनाली जाने वाले हाईवे का। जहां सड़क हुआ करती थी वहां पहाड़ गिरे पड़े हैं। क्या पहाड़ों को गलत तरीके से काटा गया? क्या सड़कों को लैंडस्लाइड से बचाने के लिए पूरे इंतजाम नहीं किए गए? क्या इनके डिजाइन में गड़बड़ थी या कंस्ट्रक्शन से समझौते किए गए? पहला स्पॉट मंडी नेशनल हाईवे का 4 मील। इस वक्त हम खड़े हैं मंडी से तकरीबन 6 किलोमीटर आगे, ये 4 मील नामक जगह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग जो है पैदल आ रहे हैं। ये सारे तमाम लोग जो हैं पंडोह से पैदल आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पंडोह है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी पहाड़ी जो है इसको वर्टिकल काटा गया है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड्स जो हैं, पत्थर जो हैं जगह जगह गिर रहे हैं। खासकर मंडी से लेकर मनाली तक कितने बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पे आए हैं और ये कुल्लू जाने वाली सड़क जो है बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का ये हिस्सा है। कल तक जहां ट्रैफिक सर पर दौड़ता था, आज पैदल निकलना भी मुश्किल है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मतलब रूह को कंपा देने वाला दृश्य है। अगर ऐसा हमें पता होता तो हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते। हम लोग 32 लोग चले थे वहाँ से, अभी सिर्फ 5 आ पाए। कोई वापस चला गया, हिम्मत हार गए, तो इसलिए फिर यहाँ बिजली पानी की समस्या थी। तो फिर अभी इसमें तो मुझे नहीं लगता 1 महीने से पहले थ्रू हो पाएगा। सबसे ज्यादा तबाही मंडी और पंडोह के रास्ते में दिखलाई देती है। हाईवे की निशानी भी नहीं बची है। कुछ लोग पैदल निकलते दिखाई जरूर पड़ते हैं। देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि जगह जगह से टूटा हुआ है, पहाड़ियां दरक गई हैं नीचे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मंडी से कुल्लू के बीच ये एक स्पॉट नहीं है ऐसा, इससे कई स्पॉट हैं जहां पे इस तरीके का मंजर है। लोग हैं पैदल आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हम कहां से आ रहे हैं? हम 7 मील से आए। अच्छा, कितना किलोमीटर चल के आए? ये 8 किलोमीटर है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम मंडी जा रहे हैं। भारी मुश्किल से पहुंचे जी। यहाँ मेरे भाई एक्सपायर हुए, तभी जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। बड़ा भारी खतरा है जी, भारी खतरा है। बड़े बड़े चट्टानों से बड़ी मुश्किल से बचे। भाई की मौत कैसे हुई है? फ्लड से कल जी, स्लाइडिंग हुई घर से कल। मनाली हाईवे पर मंडी से लेकर कुल्लू तक मोड़ कोई भी हो, खतरा हर जगह मंडरा रहा है। पहाड़ों के हिस्से गिर रहे हैं, आगे भी गिर सकते हैं, क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। सारा का सारा जो एरिया है वो जो है फ्रेजाइल है। किसी भी वक्त कहीं से भी पहाड़ी जो है गिर सकती है। और आलम ये है कि इस मंडी से लेके पंडोह के बीच जो लोग पैदल आ जा रहे हैं यहाँ से, वो हमें बता रहे हैं कि इस जगह से आगे पंडोह की तरफ अगर जाएंगे तो मंजर और भी भयानक है। दूसरे जो अल्टरनेट रूट हैं, जैसे कंदिक टोला रूट है, वो भी पिछले 2 दिनों से बंद है। इसके अलावा बाया गोहर जाते थे कुल्लू के लिए, वो रूट भी जो है बंद है, क्योंकि पंडोह से आगे ब्यास नदी के किनारे सड़क जो है वो पूरी तरह से बह गई है। तो कुल्लू और मनाली का सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो मंडी से पूरी तरह से कट गया है। यानी जिंदगी के पहिए की रफ्तार थम गई है, लेकिन कोशिशें सब कुछ पटरी पर लाने की जरूर हो रही हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको देखती है, उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया गया है मनाली तक। कुल्लू और मंडी के बीच में जहाँ तक बात है, तो फिलहाल कंडी कटौला रोड को जो है वो रिस्टोर किया गया है, लेकिन पंडोह के पास एक मेजर डिसरप्शन जो है वो रोड में भी आई है। कुल्लू का जो हमारे रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो लिंक है वो केवल कंडी कटौला रोड है, वही इस समय फंक्शनल है। NH 305 भी अभी रिस्टोर पूरी तरह से नहीं हुआ। क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए एयरफोर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें जरूरी मेडिकल अटेंशन दिया जाना है। कुल्लू से वे चंडीगढ़ PGI मरीजों को ले जा रहे हैं। कुल्लू हॉस्पिटल में 2 पेशेंट्स जो है वो यहाँ पे एडमिटेड थे और काफ़ी क्रिटिकल हालत में थे। एक तो नेशनल हाईवे और साथ में जो जितने भी अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो सारे के सारे हमारे बंद हो गए हैं। और इन पेशेंट्स की हालत क्योंकि काफ़ी गंभीर थी, तो इसलिए हमें एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। हिमाचल के हाईवे का ये हॉरर शो अभी खत्म हो गया है ऐसा फिलहाल नहीं कहा जा सकता, पर इसको लेकर
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनकी जवाबदेही तय होना बाकी है। देखिए, हमारी टीम ने उन फौजी अफसरों से भी बात की जो इस इलाके से, इस टेरेन से, यानी कि जो भूमि का वो हिस्सा है उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिनकी लेह साइड में पोस्टिंग रही है वो इस पूरी सिचुएशन पर क्या सोचते हैं वो आपको। चंडीगढ़ मनाली लेह ये सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण एक्सेस है। भारतीय सेनाएं जो हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड इलाके में है उनकी विंटर स्टॉकिंग चल रही है, यानी कि सर्दियों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पासेस बंद हो जाते हैं, तो रसद आसानी से नहीं पहुंच पाती है। आजकल के जो मौसम है इस दौरान स्टॉकिंग कर ली जाती है। ये रूट हमारा डिस्टर्ब होता है जैसा कि अब हो चुका है, तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है जोजिला वाला रूट इख्तियार करने के अलावा। एक तो ये रूट ज्यादा लंबा है, दूसरा पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद से इस रास्ते के ऊपर कभी भी प्रहार कर डिले पैदा कर सकता है, विलंब पैदा कर सकता है, और यही कारण था कि हमने ये ऑल्टरनेट रूट मनाली वाला बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स ऑफिस में तो गदर 2 फिल्म की बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन हमने उन शहरों में जाकर ये जानने की कोशिश की कि लोग अपने रियल वॉर हीरोज को कितना याद रखते हैं। मेरी तरह शायद आप भी ये जानकर मायूस होंगे कि हमें अपने बहादुर जाबाज सिपाहियों को उतनी इज्जत और शिद्दत से याद नहीं किया जा रहा जिसके वो असली हकदार हैं। चंडीगढ़ के जिस हीरो ने रियल लाइफ में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, क्या उस दिलेर को चंडीगढ़ के लोग जानते हैं? आप लोग कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं जी। आप जानते हैं कुलदीप? कौन है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? आप जानते हैं? बहुत है। आप जानते नहीं मैं यही एक छोटी सी आज एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में कि कुलदीप सिंह चांदपुरी, इनको बता देते हैं कौन है। कुलदीप सिंह चांदपुरी वो हैं जिनका किरदार जो है वो सनी देओल ने बॉर्डर फिल्म में निभाया था। वो एक ब्रिगेडियर थे जिन्होंने उस पूरी लड़ाई को लीड किया था। 1971 में लोंगोवाला की आर पार की जंग में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाया था, जिसके लिए ब्रिगेडियर चांदपुरी को महावीर चक्र भी मिला था। 17 नवंबर 2018 को मोहाली में मां भारती के इस लाल ने अंतिम सांस ली थी। 1999 की कारगिल की जंग में कैप्टन विजयन थापर दुश्मन से आखिरी सांस तक लड़े। विजयन थापर के नेतृत्व में उनकी यूनिट ने तोलोलिंग की चोटी पर हमला बोला था। 28 जून 1999 को विजयन थापर शहीद हो गए। शहादत के वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। सनी देओल का तो मजा आ गया। अच्छा, जो उसने एक एक जगह से ये चीजें उखाड़ के फेंकी, वाह मजा आ गया। तारा सिंह को जानते हैं? तारा सिंह को? हाँ बिल्कुल, और हमारा बच्चों के जैसा है। और विजयन थापर? वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना। वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना। वो नहीं मैंने ध्यान दिया, वो कौन है? वो जो बेटा बना। तारा सिंह को जानते हैं जी? और विजयन थापर को? विजयन थापर को जानते हैं आप? कौन है? देश के लिए लड़े थे वो। शहीद मेजर मनोज तलवार 1999 की कारगिल जंग में इस दिलेर जांबाज ने 19,000 फीट पर तिरंगा लहराया था। शहीद मेजर मनोज तलवार को जानते हो? हाँ जी, हाँ यहाँ से शहीद मनोज तलवार। हाँ। अच्छा, क्या जानते हैं उनके बारे में? आर्मी से ही है बंदा। मनोज तलवार तो मतलब ज्यादा तो नहीं, नाम ही सुना है। अच्छा, नाम ही सुना। आप जानते हैं शहीद मेजर मनोज? नहीं भाई, अभी इतना नहीं जानते उनके बारे में, मतलब डिटेल में नहीं। आप नहीं, आपने सुना? नहीं, वो तो असली हीरो है देश के। सर नहीं सुना। आपने? सर डिटेल में नहीं जानते, बस नाम ही सुना है। कहीं ना कहीं क्या है कि जो रियल हीरो और रियल हीरो कह रहे हैं आप, तो उनमें काफ़ी अंतर हो जाता है। तो दुनिया असलियत जाने और कुछ मूवीज़ बनाएं, जांच करें, देखें, उनकी कहानी सुने। बहुत सारी है। मेजर मनोज तलवार जी को ले लीजिए कि इतनी कहानियाँ उनके बचपन से लेके उनके अंत तक। जोधपुर के लोगों की जुबान पर भी इस वक्त तारा सिंह है, लेकिन क्या किसी को भैरव सिंह की याद है? बॉर्डर मूवी भी देखी होगी ना? हाँ सर, देखिए। आपने देखा भैरव सिंह का किरदार था? हाँ सर, बिल्कुल देखा था। देश के शहीद हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर। कभी मिले? आप जानते हो कौन? सर मैं जानता नहीं हूँ, पर मैंने सुना है भैरव सिंह शेखावत अपने जोधपुर के ही थे,
और बस अभी इतने जाना। बॉर्डर में भैरव सिंह किरदार था, आपने कभी जानते हो कौन था? भैरव सिंह मुझे अभी इतना नहीं है भाई। बॉर्डर मूवी भी देखी होगी आपने? बॉर्डर मूवी भी देखी थी, उसमें भैरव सिंह का किरदार था, आपको पता है ना? हाँ था ना। उसको कभी देखा आपने भैरव सिंह को? आप कैसे है रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या कुछ आपने कभी आपकी हुई इच्छा को ऐसे मिले? ऐसा कोई स्पेशली नहीं जानता हूँ उनको, बस ठीक है नाम सुना है, बॉर्डर मूवी देखी थी। अमर शहीदों और शूरवीरों के बारे में स्थानीय लोगों की बातें हमें चौंका रही थी। कसूर किसे दें? लोगों की याददाश्त को, आधुनिक जीवन शैली को, या फिर बुजुर्गों को? क्यों इस देश के लोग रियल हीरोज को नहीं पहचानते, उनके योगदान को नहीं जानते, जिनके खून ने इस देश की सरहद को सींचा? क्यों उनका नाम लोगों को याद नहीं? क्यों उनका नाम लोगों ने नहीं सुना? हमें ये सवाल परेशान कर रहा है। राहत मिली गाजीपुर से। आप भी पिक्चर देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। पिक्चर में क्या खास रहा? कमर्शियल मूवी है। इसमें क्या बेहतर लगा आपको? सनी देओल की एक्टिंग। एजेंट रणबीर अब्दुल हमीद की बात करें, क्या लगता है आजकल लोग उनको पहचान जान पा रहे हैं या भूल रहे हैं? नहीं जानते हैं तो दुर्भाग्य है ये। तारा चंद की किरदार को देखा है। वीर अब्दुल हमीद के बारे में क्या बतलाएंगे, जानते हैं या नहीं? जानते हैं। क्या बतलाएंगे, उनकी क्या कहानी है? उनकी कहानी यही है कि टैंक उड़ा दिए थे पाकिस्तानों का, ये उनकी एक गाथा है जो आज भी गूंजता है अपने भारत में। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 3:49 पर आए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। राजौरी जिले में था भूकंप का एपिसेंटर। तो देखिए, सुबह 3:49 पर भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर से सामने आई तस्वीरें, जहां 3.6 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। आपको बताएं कि जो भूकंप का एपिसेंटर था वो राजौरी जिले में था। 3.6 की तीव्रता के साथ भूकंप आया है सुबह 3:49 पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां देवभूमि हिमाचल में इतनी भयानक त्रासदी आई है जैसे पिछले कई दशकों में नहीं देखी गई थी। कुल्लू मनाली से पिछले 2 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा। इस तबाही के पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है विकास की अंधी दौड़। सोचिए, हिमाचल में कई जगहों पर पहाड़ों का वर्टिकल काट दिया गया। अगस्त के जल आतंक पर देखिए हमारी ये कंप्लीट रिपोर्ट। भगवान, ओ भगवान, ओए ये बदल बड़ा तगड़ा फटा है। ये तबाही अब आई है, ये और तबाही आ गई है। 7 मील की तबाही। क्या बचेगा क्या रहेगा कुछ पता नहीं है। सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी नदी के किनारे रह रहे हैं, कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और रामबाड़ा में फिर से एक बार खतरनाक बाढ़ आती हुई, रौद्र रूप लेती हुई केदारनाथ की बाढ़। तबाही, बर्बादी, सैलाब और जल प्रलय, ऐसे तमाम शब्द हिमाचल में मचे हाहाकार के सामने बौने साबित होने लगते हैं। हिमाचल प्रदेश में बार बार आसमानी आफत दस्तक दे रही है। खींचो फटाफट, खींचो जल्दी। आगे रस्सी आ गई। संभलने का मौका भी नहीं मिलता और पल भर के भीतर सब कुछ मलबे में बदल जाता है। हिमाचल प्रदेश में हालात कितने भयावह हैं, उसकी गवाही बनकर ये तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। तबाही का सैलाब तूफान बनकर आगे बढ़ रहा है और तस्वीरें देखकर खौफ से सहमा इंसान भगवान का नाम पुकार रहा है। ओ भगवान, ओ भगवान। पानी की रफ्तार देखिए, उसका डराने वाला शोर सुनिए। ओ भगवान।
निचले इलाकों में बर्बादी मचाने के लिए जा रहा ये पानी अपने साथ हजारों सैकड़ों टन मलबा भी लिए जा रहा है। लगातार 55 घंटे से हो रही बारिश ने हिमाचल प्रदेश में हालात बेकाबू कर दिए हैं। दो नेशनल हाईवे समेत 800 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही बंद हो चुकी है। कल्पना कीजिए, जिस राज्य में 800 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी होंगी, वहां लोग किस तरह खुद को बंधक महसूस कर रहे होंगे। आप कहीं से कहीं नहीं जा सकते, न इलाज के लिए, न खाने के इंतजाम के लिए। और मुसीबत इतनी ही नहीं है, बिजली और पानी पर भी संकट है, क्योंकि 1800 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप है, 59 जलापूर्ति योजनाएं ठप हैं। जबकि मंडी में 189, हमीरपुर जोन में 189, शिमला जोन में 146 और कांगड़ा जोन में 46 सड़कें बंद हैं। और अगर आपके मन में पल भर के लिए ख्याल आ रहा है कि तबाही की मार सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पड़ी है, तो शनिवार को अखबार में छपी इस हेडलाइन पर नजर डालिए। 4 दिन का वीकेंड, होटल पुल, हवाई किराया 20% बढ़ा। शनिवार की यह हेडलाइन दिखाने का मकसद देश को ये बताना है कि लगातार 4 दिन की छुट्टी की प्लानिंग करने वाले दिल्ली से लेकर यूपी और पंजाब से लेकर हरियाणा तक के सैकड़ों लोग हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश से बादल फटने की खबर आई है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि हिमाचल में अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से 9 जिलों में फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। जहां से पानी गुजर रहा है, वहां सब कुछ मलबे में धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी तबाही की खबर हिमाचल प्रदेश के समरहिल के शिव मंदिर से आई है। तबाही के मलबे में दबा ये हिमाचल प्रदेश के समरहिल का सबसे पुराना शिव बावड़ी मंदिर है, जहां सावन के सोमवार की सुबह सिर्फ चीख पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह करीब 7 बजे का वक्त हो रहा था। सावन का सोमवार होने की वजह से श्रद्धालु शिव के चरणों में जल चढ़ाने मंदिर में जमा हुए थे और अचानक मंदिर पर पहाड़ गिर पड़ा। 8 बजे पता लगा तो जैसे ही हम फिर युवक जो और भी थे सब आ गए और कुछ लोग यहाँ बहुत से पहले से भी थे, लेकिन उस वक्त जो है स्लाइड होता जा रहा था, काफ़ी ऊपर से लेकर आया है। ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे आए, काफ़ी ऊपर से आया, 500 मीटर ऊपर से स्लाइड आया है। ऐसा लगता है जैसे कि बादल फट गया हो और सारा मलबा और नीचे तक गया है। देवदार के पेड़ और सैकड़ों टन वजन वाले पत्थरों ने तबाही मचा दी। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर आई है। कई लोग मलबे में दबे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सीएम सुक्खू हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। ने आर्मी को बुला लिया है, एसडीआरएफ को बुला लिया है, एनडीआरएफ को बुला लिया है और कुछ जीवन बच सके। इस बार के पिछले 48 घंटे और पिछली 24 घंटे की बारिश ने जान मान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।
हिमाचल प्रदेश अभी जुलाई महीने की चोट से उबरा भी नहीं था कि अचानक बादलों की बेरहम मार फिर से पड़ी है। ये मंडी का वो पंचवक्त मंदिर है जो जुलाई महीने की बाढ़ में डूब गया था, जिसके आसपास कहीं कुछ नहीं बचा था और ठीक 1 महीने बाद फिर से उसी सैलाब ने दस्तक दे दी है। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। नदियां इस कदर उफान पर है कि उत्तराखंड के कोटद्वार में दर्जनों मकान पानी में समा गए। कोटद्वार के बाद ऋषिकेश से आई तस्वीर देखिए, जहां घर के अंदर तक पानी घुस चुका है। पूरा फर्नीचर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। घर के भीतर बाढ़ का पानी घुस चुका है और घर के बाहर की तस्वीर देखिए, जहां ऋषिकेश के रिहायशी इलाके की एक गली में हाथी टहल रहा है। ये जलवायु परिवर्तन की मार है जिसने जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ दिया है। बिना किसी चेतावनी के बरसे बादलों ने क्या हालात पैदा कर दिए, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। कर्णप्रयाग रेल परियोजना की शिवपुरी टनल के भीतर तक पानी भर गया था। 114 लोग टनल के भीतर फंसे थे। करीब टनल में 4 फीट तक पानी भर चुका था। पुलिस तक सूचना पहुंची तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गनीमत ये रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अचानक हुई मूसलाधार बारिश से हालात इस कदर बिगड़े कि पर्यटक जहां तहां फंसे हुए थे। जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। जान बच गए, यही सबसे बड़ी बात है सर। और बाकी क्या बोला, मैं बहुत मजबूर थी, मैं मरने का तैयार हो गए थे। मैं सब कुछ समझा, इधर तो कोई नहीं देख रहा हूँ, इधर से भी ऐसे चले थे, लेकिन अभी सब आप आगे खुला हो गए। मेरे जान जो जगह दिया उसके धन्यवाद सर। हालात को देखते हुए उत्तराखंड में 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। अलकनंदा, मंदाकिनी और गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चमोली से आई इस तस्वीर को देखिए, दुकान के भीतर से पानी निकल रहा है और पानी का फोर्स देखिए। ऐसा लगता है कि मानो पानी का सोर्स भी दुकान के अंदर है। बार बार इंसान को दहशत में डाल देने वाली घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न बदल गया है। पैटर्न इसलिए बदला क्योंकि विकास के लिए प्रकृति का दोहन हुआ, नदियों के रास्ते पर अतिक्रमण हुआ और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में साल 2012 में ही क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि एक्सट्रीम वेदर के लिए तैयार रहिए। अब बात करते हैं समंदर के नए सूरमा की। आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति के तौर पर भारत का इकबाल बुलंदी पर है। एक के बाद एक भारत में ही बने और विकसित हुए युद्ध पोतों में INS विंध्यगिरी सबसे नया है और सबसे मजबूत भी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेरी साथी रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल आपको ले चल रही है सीधे इस जहाज पर। देखिए उनकी रिपोर्ट। 150 मीटर लंबा, 37 मीटर ऊंचा, भारत की समुद्री सीमा का सबसे ताकतवर प्रहरी INS विंध्यगिरी। ये युद्धपोत रक्षा क्षेत्र से भारत की मजबूती की सबसे मजबूत मिसाल है। INS विंध्यगिरी स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6ठा युद्धपोत है। समुद्र की लहरों पर 28 नॉट्स यानी करीब 52
मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये अपने साथ 6,670 टन असलह और दूसरा सामान ले जा सकता है। विंध्यगिरि सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की सामरिक शक्ति का शक्ति प्रदर्शन भी है। जबकि ये सब जानते हैं कि इस समय भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया के तहत इसे भी और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये यहाँ से निकली हुई मिसाइल सिर्फ सरफेस टू एयर नहीं, बल्कि सरफेस टू सब सरफेस भी जाती है और यही इसे बाकी सब युद्धपोत से कई गुना ज्यादा बेहतर बनाता है। INS विंध्यागिरी अपनी क्लास का तीसरा वॉरशिप है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। जहां तक वेपन सिस्टम की बात है तो INS विंध्यागिरी बराक 8 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। युद्धपोत से हिंदुस्तान की घातक मिसाइल ब्रह्मोस को भी लॉन्च किया जा सकता है। INS विंध्यागिरी अत्याधुनिक रडार सिस्टम और एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम से लैस है। The strength of these ships is the radar, the weaponry and the stealth features. That's why it is called an advanced stealth frigate. जैसे मैंने बताया, हम इसी प्रोजेक्ट का 3 ships we are constructing and there's a third ship and the uniqueness of this all launches are special. ये बाहर से जितना विशालकाय है, अंदर से उतना ही मजबूत। इसमें कोई शक नहीं कि INS विंध्यागिरी के भारतीय नौसेना में शामिल होने से हमारी समुद्री ताकत में कई गुना इजाफा होगा। किसी भी युद्धपोत में जो आपको दिखता है वो तो बाहर की ताकत होती है, लेकिन असली ताकत होती है कि वो अंदर कितना मजबूत और कितनी मजबूती से बना है। दरअसल उसी तरह से, क्योंकि यहीं पर सारा असलाहा रखा जाता है, यानी कि मिसाइल से लेकर स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के वो सारे हथियार जिससे दुश्मन को निस्त नाबूद करने में चंद सेकंड लगेंगे। दशकों की मेहनत, बरसों की प्लानिंग, मेक इन इंडिया का सपना और करोड़ों के निवेश के बाद INS विंध्यागिरी समंदर की लहरों पर उतरने को तैयार है, देश की सुरक्षा के संकल्प के साथ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।